डीएसएसबी ने कई अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उनमें से आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की टीजीटी एसएसटी के बारे में। तो काफ़ी छात्रों में अभी भी कन्फ्यूज़न है कि डीएसएसबी टीजीटी की कैसे प्रिपरेशन करी जाए। इसमें भी स्पेशली हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के लिए कौन कौन सी बुक्स को हम फॉलो करें या कितने बुक्स को हम पढ़ें जिससे कि हमारा ईजिली एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, या फिर हमारे एसएसटी में 80+ क्वेश्चन सही हो जाएं। तो देखिए, अगर आप यहाँ से इस पेपर से 80+ क्वेश्चन सही कर लेते हैं और वहाँ से फर्स्ट पेपर से आप 60 क्वेश्चन भी ले आते हैं तो आपका 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आज इन्हीं क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं कि आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसमें सिलेक्शन लेने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे क्या ईजिली सिलेक्शन हो जाए। तो कभी कभी किस्मत का भी खेल होता है, लेकिन अभी हम किस्मत पे पूरा डिपेंड नहीं रह सकते, तो कुछ मेहनत खुद को भी करनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं है, जैसे डीएसएसबी ने कोई भी सिलेबस ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो दूसरी चीज़ आपके पास में होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। तो मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर अलग अलग पब्लिकेशर के बिक रहे हैं, उनमें से आपको जो सूट करता हो। तो जहाँ तक मैंने एक ये पेपर देखा है, यूथ कंपटीशन का है ये, तो यूथ कंपटीशन ने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें करीब 18 पेपर हैं। ये देखिए, ये 18 पेपर हैं इसमें, जो अलग अलग ईयर में कराए गए हैं। जैसे कि 10 पेपर तो इसमें 2021 के हैं, 6-7 पेपर इसमें 2018 के हैं, एक पेपर जो इसमें 2014 का भी है। तो टोटल मिला के इसमें 18 सेट दे रखे हैं। तो ये 18 सेट को करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप फिर बुक्स को पढ़ने में आपको आसानी रहे और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने में भी आसानी रहे। तो ये होता है एक पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस। अब चलिए और देख लेते हैं बाकी दूसरी और बुक्स कौन सी हैं जिन्हें पढ़ा जाए। तो पहली बुक हमने बता दी आपको, ये पीवाईक्यू ले लो आप किसी से भी। दूसरा देखिए, अब हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में आप मिडिएवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया को छोड़ सकते हैं। बाकी दो कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है? दो बुक्स आपको पढ़नी है, एक तो आधुनिक भारत का और दूसरी बुक पढ़नी है विश्व इतिहास, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक पढ़नी है। तो यहाँ पर तो ये ओल्ड एनसीईआरटी है, अगर आपके पास में ओल्ड एनसीईआरटी है तो अच्छा है। अदरवाइज आप इसके लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप 9th-10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 9th-10th क्लास की। इससे आपके करीब, देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से करीब 15 से 17 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल होते हैं। तो आपको दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है, फैक्ट भी ध्यान रखने हैं और कंसेप्ट भी ध्यान रखने हैं उसके। दूसरा हिस्ट्री में है आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत में आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये मॉडर्न इंडिया की ये बुक है, 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है। तो ओल्ड एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, इससे काफ़ी चीज़ें जो है इसमें दे रखी हैं। इसके साथ में आपको ल्यूसेंट और लेके चलनी है, जो चीज़ यहाँ पर हो सकता नहीं मिले ल्यूसेंट में आपको मिल जाएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। बाकी देखिए, ये बुक्स मैं आपको दिखा दूँ, ये बुक्स जो है 10th क्लास की है वर्ल्ड हिस्ट्री की। ये बुक आपकी जो है 9th क्लास की है वर्ल्ड हिस्ट्री की। ये दो बुक्स आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन जो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, कुछ लोगों में ये कन्फ्यूज़न थी, यहाँ तक कि ग्रुप पर बार बार ये बोल रहे हैं कि सर हमने 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ रखी है, या 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ लें, या फिर कि सर किस क्लास तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी जाए जिससे क्या हमारा ये कंप्लीट हो जाए, जिससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आपने 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैंने जहाँ तक इन 18 पेपरों को देखा है तो एक ही निष्कर्ष में पहुँचा हूँ मैं, आप क्लास 6 की एनसीईआरटी प्लस में 2 11th की एनसीईआरटी, एक तो ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा भारत भौतिक पर्यावरण, दोनों ही 11th क्लास की एनसीईआरटी हैं। इन 3 बुक्स के साथ में आप फिर ल्यूसेंट को लगा सकते हो। ये 3 एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आप ल्यूसेंट लगा लो। ज्योग्राफी का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। वहीं पर बात करते हैं
इंडियन पॉलिटी से दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, दूसरे कुछ टर्मिनोलॉजी टाइप की आ रही है, जो टर्म्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एनसीईआरटी से। तो आप ये दो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एक तो भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, दूसरी एनसीईआरटी राजनीतिक सिद्धांत। तो इन दोनों से कवर हो जाएगा। साथ में आप ल्यूसेंट लगा सकते हो, या जो लोग यूपीएससी या स्टेट सर्विस की तैयारी करते हैं वो लक्ष्मीकांत को अगर पढ़ने तो इन दोनों एनसीईआरटी को भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी उनके लिए। चाहे तो आप केवल लक्ष्मीकांत पढ़ लो, या फिर अगर लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे तो आप ये दोनों बुक्स प्लस आपका ल्यूसेंट, ये 3 पढ़नी पड़ेंगी आपको। क्लियर है? तो इससे बाहर को कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन को भी लेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको स्ट्रेटेजी पता लग जाए पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमी के जो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं जो आपको एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन तो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन को आपको कोई भी रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। चाहे तो आप दृष्टि की बुक ले लो, चाहे फिर ये संजीव वर्मा की बुक ले लो, काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, तो इससे पढ़ लो। चाहे फिर आप जो भी किसी और कोचिंग का मटेरियल आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या फिर उसके साथ में फिर ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो जिस तरीके के कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं तो वो ल्यूसेंट में नहीं मिलते हैं वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कोई भी रेफरेंस बुक एक ले लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वो। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि आप केवल ल्यूसेंट से या एनसीईआरटी से इसमें इकोनॉमिक्स में काम चला लेंगे, तो नहीं चल सकता काम जब तक कि कोई भी आप रेफरेंस बुक नहीं पढ़ेंगे। रेफरेंस बुक में भी आप कुछ टॉपिक को तो इंपॉर्टेंट मान के उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, और ये हो गया आपकी ल्यूसेंट। तो इतनी बुक्स आपको फॉलो करनी है। इन बुक से ही अगर इतनी बुक्स आप फॉलो कर लेते हो तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको लिखकर इस बात की कि 80+ क्वेश्चन आप यहाँ से ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे। अब पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए, आपके पास में अभी 3 से 4 महीने हैं। एग्ज़ाम आपका कम से कम महीने तो जुलाई में एग्ज़ाम आपका जाएगा। जुलाई में एग्ज़ाम जाएगा, इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होगा। जुलाई में भी मान के चलो कि 15 से 25 जुलाई के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। ये डेट ऐसी कोई बता नहीं रहा है, लेकिन हम एक आइडिया मान के चलेंगे तब तक एग्ज़ाम आपका होगा। तो अब इसके लिए क्या बेस्ट एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे कि आपका 80% ये 80+ क्वेश्चन जो आपके सही हो जाएं। तो देखिए, कोई भी कुछ लोग देखो पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो तरीका है जिससे मैंने सिलेक्शन लिए हैं, 3 से 4 मेरे सिलेक्शन हुए हैं, तो अब उनमें कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट सर्विस का हो, डीएसएसबी का हो, या फिर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी, उसका अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप जो है सिलेबस को देखें उसके। अगर सिलेबस नहीं है तो उसके बाद, सिलेबस तो हर जगह का होता है बट इसने डीएसएसबी में डिफाइन नहीं किया हुआ है। आप पीवाईक्यू देखें, उसका पीवाईक्यू से आपको क्या चीज़ें सामने आएंगी। एक चीज़ तो आपको पता लगेगी उससे कि इसका पैटर्न क्या है क्वेश्चन को पूछने का, फैक्चुअल है या कंसेप्चुअल है, ये पता लग जाएगा आपको। या फिर कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा आपको। और एक आइडिया ये लगेगा आपको कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसकी। ठीक है, किस टाइप से वो क्वेश्चन बना रहा है। जैसे कुछ बच्चे क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन सा भारत में खनिज नहीं पाया जाता है, अब उसमें लिख दिया लोहा, एल्युमिनियम, कुछ भी करके ऐसा डाल देगा, तो उसने नहीं को पढ़ा ही नहीं को या नोट को उसने देखा ही नहीं। तो ऐसे ये क्या होता है, ट्रैप होते हैं फंसाने के लिए। या फिर आरोही या अवरोही क्रम में सीक्वेंस में लगवा रहा है क्या। तो इससे एक पैटर्न पता लगता है प्रीवियस ईयर पेपर से देखने से कि हाँ, किस पैटर्न पे ये एग्जामिनर जो है ये खेल रहा है। आप उसी पैटर्न पे तैयारी करके चलें। ठीक है, मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई बैच, कोई कुछ भी कोर्स इसके लिए लेने की ज़रूरत है, अगर इतना आप कर लेते हैं। अब सपोज दैट कि आप ज्योग्राफी को पहले करते हैं, ज्योग्राफी को आप करते हैं, तो ज्योग्राफी में आप अगर सिलेबस हाथ नहीं आया आपके, तो आप पीवाईक्यू देखें, पहले ज्योग्राफी का पीवाईक्यू देखें। उस पीवाईक्यू में देखें आप कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा कि इनमें से ओल्डेस्ट फाउंटेन, ये जो है ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन कौन सा है। तो आप सब जानते हैं कि ये मलिक पर्वत जो है ये अरावली है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इससे आइडिया लग जाएगा। हाँ चलो, अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। या फिर एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मानसून जो है वापसी भारत में किस महीने स्टार्ट हो जाती है, तो सितंबर में वो स्टार्ट हो जाती है। या फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए कि उद्योग के लिए
कौन कौन से कारक हैं वो जिम्मेदार हैं कहीं पर उद्योग लगाने के लिए। या फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सड़क नेटवर्क में, रोड नेटवर्क में कौन से स्थान पर है, तो इसमें भारत जो था दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो और भी ये फिर पूछा गया रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है, तो ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे रोड नेटवर्क वाला है या फिर चावल वाला है या फिर रबी की क्रॉप्स वाला है, ये हो सकता है कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन ना हो, तो यह हो सकता है कि पुराना डेटा एनसीईआरटी में दे रखा हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप या तो ल्यूसेंट को लगा लें इसकी जगह, या फिर आप घटना चक्र को फॉलो कर लें, कोई भी एक एनसीईआरटी के अलावा कोई भी एक बुक आप फॉलो कर लें। ल्यूसेंट करेंगे तो मुझे लगता है सफिशेंट है। अगर आपको ल्यूसेंट से भी और बाहर आपको टाइम मिल रहा है, ल्यूसेंट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप एनसीईआरटी पढ़ें और उसके साथ में घटना चक्र को लगा लें। फिर घटना चक्र के एमसीक्यू वैसे भी आपको लगाने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट के घटना चक्र के एमसीक्यू डेली 100 एमसीक्यू लगाओ आप इन चारों सब्जेक्ट के अलग अलग करके, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनके 100 एमसीक्यू डेली लगाओ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। उसके देखिए, तो पहली चीज़ तो बताई मैंने आपका पीवाईक्यू देखो इसको। दूसरी चीज़ फिर बुक जब पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो या कोई भी घटना चक्र वगैरह की बुक पढ़ो तो, या फिर ल्यूसेंट पढ़ो, तो देखो वहाँ पर कौन से फैक्ट पे हमें अंडरलाइन करना है, कौन सा फैक्ट को हाईलाइट करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी अपने साइड से मत पढ़े जाना। तीसरी चीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ल्यूसेंट का जो एमसीक्यू वाली बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो तीन स्टेप में आपको एक सब्जेक्ट को कवर करना है, पीवाईक्यू में, बुक में, फिर प्रैक्टिस में। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। सपोज दैट कि आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटी में आपने अभी तक जहाँ से भी पढ़ा है वो पढ़ा होगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, इसका भी पीवाईक्यू देखना है। ठीक है, पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम की एक जान होती है, तो इसका पीवाईक्यू देख के आपको ये आइडिया लगाने हैं कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसका मतलब लेवल क्या है। ठीक है, तो ये आपको ये देखना है। उसके बाद में फिर जब बुक पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी मैंने बताया था, एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके साथ में अगर आपके पास में लक्ष्मीकांत है तो वो पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते तो आप फिर ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप, ल्यूसेंट या लक्ष्मीकांत नहीं करना पा रहे, सॉरी, अगर ल्यूसेंट या फिर ये लक्ष्मीकांत आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद में फिर घटना चक्र का एमसीक्यू लगा लें। ठीक है, इतना काम कर लें, इससे आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं हम। तीसरा सब्जेक्ट आपका ले लो हिस्ट्री में भी यही काम करना है, पीवाईक्यू लगाना है, उसका फिर पैटर्न देखना है, लेवल देखना है और उसका जो टॉपिक देखने हैं। अब इसमें मैंने बताया था आपको कि एंशिएंट से और मिडिएवल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोनों को आपको देखना है। मॉडर्न इंडिया के लिए आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं, या फिर ओल्ड एनसीईआरटी मैंने बताई थी आपको, ओल्ड एनसीईआरटी देख सकते हैं, या फिर ल्यूसेंट भी मुझे लगता है सफिशेंट है। उसके बाद आपको ल्यूसेंट पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र के मॉडर्न इंडिया के पीवाईक्यू, मतलब ये मॉडर्न इंडिया में जितने भी वो दे रखे हैं, इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं, उन एमसीक्यू को एक बार सोल्व कर लेना। ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपके पास ऑप्शन है तो उसको कर लेना। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप क्या करें, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th का जो है ओल्ड एनसीईआरटी है उसको कर लें। उसके बाद में किसी भी कोचिंग का कहीं से भी कोई पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाए तो उससे उसके कोशिश करें कि एमसीक्यू वगैरह उसके लगा लें। 9th-10th के एनसीईआरटी में जितना आपका डेटा है, मुझे लगता है 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, वो सफिशेंट है। 15 में से एटलीस्ट आप 12 से 13 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। लेकिन यहाँ पे देखना ये है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। जैसे क्या कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जा रहे हैं, कुछ जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1787 में जो लुई सोल्वे था तो उसने अपने जो सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था, तो कौन सा शहर था, ये ट्रायस नाम की सिटी थी, तो उसमें निर्वासित किया था। या फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो कंसेप्चुअल टाइप का था, उसमें थ्योरी टाइप की थी कि इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधार दिया था, तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने।
तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम इग्नोर कर देते, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। या फिर और जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था एक फ्रांस की क्रांति से संबंधित। तो घटनाक्रम को इसमें जो है सीक्वेंस में लगाना था कि पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, फिर इसके बाद कौन सी आई। जैसे कि उसने दिया था कि चर्च और पादरियों में सुधार कब हुआ था, तो उसके आगे मैच द फॉलोइंग में कर दिया था गलत, 1787 कर दिया, 1790 में हुआ था वो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको डेट बाय डेट मतलब पता होना चाहिए। अब हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया की अगर बात की जाए, मॉडर्न इंडिया में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली मतलब 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था। तो उसकी एग्जैक्ट डेट दे रखी थी 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 20 सितंबर। तो आपको ये भी देखना है, आप ना सिर्फ ये 1857 देखें, उसकी डेट भी देखें आप, डेट कौन सी डेट को हुआ था। ठीक है, ऐसे इस टाइप के डेट के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या फिर एक क्वेश्चन और था 1930 का जो नमक सत्याग्रह था किस आंदोलन का अंग था, तो वो कौन सा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो। और एक और क्वेश्चन था कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मतलब ये नेतृत्व किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त कर दिया था, तो 1856 में मिला दिया गया था ये। ठीक है, कौन थे उस टाइम पे ये, ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आरोप किस आधार पर लगाया था, तो पहला मतलब कौन सा था प्रांत जिसका शामिल किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं। ये अगर क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का था कि रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था, तो उसमें पार्टी थी रूसी नेशनल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी कुछ करके, तो उसने किया था। तो एक दो क्वेश्चन और दे देगा, हो सकता है दो चार पार्टी के नाम और देना आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। एक और क्वेश्चन था फरवरी क्रांति मतलब किस नाम से जानी जाती थी, है ना, कब हुई थी फरवरी क्रांति, तो 1917 में हुई थी वो। तो ये जो मैं बताने चाह रहा हूँ कि जो दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो कंसेप्चुअल और दूसरा फैक्चुअल, वो अलग अलग सब्जेक्ट में है। जैसे ज्योग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफी में दे रखा कि मानसून की वापसी कब होती है, तो ऐसी हो सकता है पूछ लिया अगली बार में कि मानसून को कौन कौन सी मतलब क्रियाएं प्रभावित करती हैं, हिमालय का मानसून को प्रभावित करने में क्या योगदान है, कुछ ऐसे करके। महासागरीय धाराओं का नाम पूछ रहा है बार बार वो करके। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं हॉट टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं उन हॉट टॉपिक की लिस्ट बना के जल्दी आपको दे दूंगा। फिलहाल आपको ये बुक लिस्ट शेयर करनी थी कि बुक लिस्ट मतलब आपको जो है ये प्रोवाइड करनी थी। और देखिए, अब मैं बता दूं आपको, लास्ट हमारा एक सब्जेक्ट और रह गया था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए, जो लोग केवल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी को फॉलो करने से उनके साथ ब्लेंडर क्या हो जाता है, ब्लेंडर ये हो जाता है। देखिए PYQ में अगर आपने देखा होगा, तो कुछ इकोनॉमिक्स की खास बात यह है कि यहाँ पर डेटा चेंज होता रहता है। जैसे क्या, जैसे कि अभी चावल के उत्पादन में कौन पहले नंबर पर है, राज्यों में या फिर राष्ट्र में कौन पहले नंबर पर है, हो सकता है कि मतलब चेंज होता रहता हो। कपास के उत्पादन में कौन पहले नंबर पर है, तो ये भी चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है, कुछ टाइम के लिए राजस्थान बन गया था, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, तो उसमें चेंजिंग होती रहती है। तो अभी मतलब कॉफ़ी के उत्पादन में कौन है, कॉफ़ी कौन कौन सी किस्में यहाँ पर बोई जाती हैं, तो हो सकता है कोई नई किस्म और मतलब आ जाए। तो उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको जो है उसको कहाँ से करें, उसको किसी भी बुक से कर लें, रेफरेंस बुक से आप करें उसको, किसी कोचिंग की, और उसके साथ में करंट से भी अपडेट रहें। ठीक है, करंट अफेयर से भी अपडेट रहें, क्योंकि इसमें फेरबदल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये कर सकते हो आप। कुछ टॉपिक हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया, ठीक है, और उसके बाद 2-3 चैप्टरों में मैं आपको सारी लिस्ट बना के दे दूंगा, तो उसमें उसके हिसाब से आप जो है इकोनॉमी को भी तैयार कर लेना। फिलहाल आप प्रेस पेपर कोई भी ले लो और आपको खुद भी एक आइडिया हो जाएगा, तो फिर बार बार क्वेश्चन पूछने की मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत आपको पड़ेगी। इतना करने के बाद लेकिन पैटर्न वही करना हर सब्जेक्ट का, कि पहले देखना PYQ जरूर नहीं रट्टा मारो आप, सिर्फ पैटर्न को समझना है। अभी दूसरी बार में क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, तो पैटर्न को समझना है, लेवल को देखना है क्वेश्चन के, उसके बाद में फिर बुक पढ़नी है कोई भी जो आप बुक पढ़ो। उसके बाद में फिर MCQ लगाने हैं उस सब्जेक्ट के। 4 ही सब्जेक्ट हैं यार, 4 सब्जेक्ट में से अगर आप 80+ भी नहीं लाओगे तो फिर मतलब समझ सकते हो फिर तो ज़्यादा ही हालत ख़राब है। तो 80% की मैं यहाँ से गारंटी ले रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में भी कुछ अगर स्ट्रेटेजी बताने का रहे तो आप मुझे डायरेक्ट इसमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अभी हमारी कोई इतना बड़ा इस पर यूट्यूब पर कोई कमाई वमाई ऐसा कोई साधन नहीं है, ना ही हमें कोई बुक पब्लिशर कोई ऐसी मतलब पैसे दे रहा कि हम कुछ उसकी बुक को ऐड करें। ठीक है, हमने जितनी भी बुक्स बताई हैं आपको ये अपने हिसाब से बताई हैं, आपके एग्ज़ाम के निकालने के हिसाब से बताई हैं, जिससे कि आपका 100% निकल जाए। देखिए ठीक है ना, प्रीवियस पेपर हमें ये देखा तो ज़्यादा बेहतर लगा। बाकी आप R गुप्ता या और भी अदर पब्लिशर के आते हैं मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन तरीका वही अपनाना है जो हमने बताया है आपको।
ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, जो लोग भी दे रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट ये परीक्षा दे रहे हैं इसकी DSSB की। मेरा तो देखिए सिलेक्शन हुआ तो मुझे जो तरीके पता थे मैंने बता दिए। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ को तरीके सूट ना कर रहे हैं, तो भाई 10-20 मिनट में ऐसा कुछ नहीं जा रहा, किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं, दबाव भी नहीं है ना। तो ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।